कर सके, या और ये रोम युक्त होंगे या चिपचिपे होंगे, ताकि परागण यहाँ आए तो यहाँ आकर के रोम युक्त होंगे तो वहाँ आकर के वो स्टेबल कर सके, चिपचिपे हुए आके चिपक सके जिससे वो रुक सके, जैसे मक्का में और पोपलर में ये कंडीशन पाई। इसके बाद आता है जल परागण यानी हाइड्रोफिली। ये हाइड्रोफिली जल परागण की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरह से होती है, एक हाइपो हाइड्रोफिली और दूसरा एपी हाइड्रोफिली। अधोजल परागण, अधोजल परागण की प्रक्रिया वो उनमें होती है जब परागण की प्रक्रिया जल के भीतर हो, यानी वो पौधे जो सबमर्ज होते हैं यानी मर्ज होते हैं, पानी में अंदर डूबे रहते हैं, उन पौधों में जो परागण होते हैं वो अधोजल परागण यानी हाइपोहाइड्रोफिली होते हैं, जैसे सिरेटोफिलम या जुस्टेरा। इसके बाद आता है अधिजल परागण यानी एपिहाइड्रोफिली। ये उन पौधों में होते हैं जो जल की सतह पर होते हैं, तो यहाँ परागण की प्रक्रिया भी जल की सतह पर होती है, जैसे हाइड्रिला हुआ या वेलिस्नेरिया हुआ। बच्चों ये वायु परागण में मक्का है, और इसमें जो वेलिस्नेरिया है या हाइड्रिला है ये आपके प्रैक्टिकल का भी पोर्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जल परागण में प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी जैसे अनुकूलन होंगे। जैसे क्या होगा, इनके पुष्प जो होंगे बहुत ही छोटे होंगे, इसमें भी ना ही रंग होगा, ना ही गंध होगी, ना ही मकरंद होगा, यानी इनकी किसी चीज़ की इनको आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अगला होता है इनके परागण बहुत हल्के होते हैं ताकि ये पानी में तैर सके और अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके बाद परागण के चारों तरफ श्लेष्म जैसे पदार्थ होते हैं जो इनको जल में सड़ने से बचाते हैं। एक चिपचिपी सी संरचना होगी, श्लेष्म होगा, जो इनको तब तक बचाए रहेंगे जब तक ये अपने स्टिग्मा तक पहुंच करके जर्मिनेट ना कर सके, तो उसमें पानी में सड़ने से इनको बचाए रखते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन इनके फ्लावर्स में और इनके परागण में पाई जाती है। इसके बाद अगला आता है जंतु परागण। जंतु परागण ये जैविक परागण भी कहा जा सकता है, जैविक परागण भी कहा जा सकता है। इसमें कई तरह के हैं, जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण और चमगादड़ परागण, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कीट परागण यानी एंटोमोफिली। कीट परागण के लिए पौधे जो होते हैं यानी जो पौधे जो पुष्प होंगे उनमें बहुत सारे एडॉप्टेशन पाई जाती हैं, जैसे उनके पुष्प काफ़ी चमकीले रंग के होंगे, उनमें बहुत ही ज़्यादा सुगंध होगी, उसमें मकरंद भी होंगे। ये इसलिए होते हैं ताकि वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। उसके बाद इनके जो परागकण होंगे वो संख्या में कम होते हैं, चिपचिपे होंगे या फिर उनमें स्पाइन जैसी संरचना होगी, ये बड़े भी होते हैं और काफ़ी भड़कीले होते हैं। और ये वर्तिकाग्र में ये जो इनके जो ये हैं और इनके जो वर्तिकाग्र होते हैं वो दलपुंज के भीतर होते हैं। ये कंडीशन पाई जाती है उन पौधों में जिनमें कीट द्वारा परागण होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं उनको ताकि वो कीटों को आकर्षित कर सके, क्योंकि इनके जो वर्तिकाग्र होते हैं वो काफ़ी भीतर होते हैं, जिसकी वजह से इनको कीटों की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। और इनके परागण चिपचिपे होंगे, स्पाइनी होंगे, ताकि जब कीट वहाँ पे एंट्री करे तो ये कीट के शरीर से चिपक सके और वहाँ से वो वर्तिकाग्र तक पहुँच सके, जैसे कि हरसिंगार में, बेला में, रातरानी में, रफलीसिया में एक्सेट्रा। और वो पौधे जिनके पुष्प रात में खिलते हैं, ये पुष्प जो हमेशा वाइट कलर के होते हैं ताकि रात में कीट उनकी तरफ आकर्षित हो सके, जैसे रातरानी हुआ। उसके बाद रेफ्लिसिया में भी गंध पाई जाती है, जो और लोग तो ह्यूमन बीइंग जैसे सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कीटों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद दूसरा है पक्षी द्वारा परागण यानी ऑर्निथोफिली। कभी कभी पक्षियाँ भी परागण में हेल्प करती हैं। तो ऐसे पुष्प जो काफ़ी बड़े हों, रंगीन हो और जिसमें गंध ना हो, मकरंद उपस्थित हो। गंध जरूरी नहीं है, महकते नहीं हैं, लेकिन इसमें मकरंद यानी कि मधु उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्पों में पक्षी परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसे बिग्नोनिया है, स्ट्रोलिएट्सिया है, सेमल है, पागर है, एटसेट्रा है। इसके बाद कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें घोंघा द्वारा भी परागण होता है, मलाइकोफिली, जैसे जिमीकंद है, गुलदाउदी है, सर्प। ये जो प्रोसेस है घोंघा द्वारा जो परागण है ये सुरन कुल के पौधों में पाया जाता है। इसमें जो पुष्प क्रम होता है वो स्पेडिक्स टाइप का होता है, यानी कि इसमें परागकोश ऊपर की तरफ लगे होते हैं और स्टिग्मा इसमें नीचे की तरफ होता है। इसमें एंड्रोसियम ऊपर की तरफ और स्टिग्मा नीचे की तरफ होता है। यहाँ स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है और एंड्रोसियम बाद में मैच्योर होता है।
तो यहाँ पे दूसरे पुष्प के द्वारा परागकण को लाया जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइज कराया जाता है। तो इस तरह के फ्लावर्स में घोंघा द्वारा परागण होता है। इसके बाद अगला आता है चींटी परागण यानी मिरमैकोफिली। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे मकरंद भरे होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ही नेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनके होल इतने छोटे होते हैं जिसमें चींटी के अलावा और कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। उन तरह के पुष्पों में चींटी जो है सहजीवी की तरह निवास करते हैं और वहाँ पे परागण की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, जैसे कदम। इसके बाद अगला आता है चमगादड़ परागण, किरोप्टेरोफिली, यानी कि इस तरह के परागण जो चमगादड़ द्वारा हो, जैसे कचनार, इपैरुआ यानी कदम। इनमें जो चमगादड़ है वो रात्रि में निकलते हैं कीट के लिए और मकरंद के लिए और फल के लिए, इन सब के लिए ये रात में निकलते हैं और ये इन सब फ्लावर्स में परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट कराते हैं। चमगादड़ जो होते हैं ये रंग देखने में असमर्थ होते हैं, ये रंग नहीं देख पाते हैं, ये उन पुष्पों की गंध के द्वारा ही उन तक पहुंचते हैं और ये पेड़ पौधों पे जाते हैं सबके खोज में। ये था परागण की प्रक्रिया। अगली बार पढ़ेंगे टॉपिक पर परागण के क्या लाभ हैं, क्योंकि जब कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसके लाभ और उसकी हानि दोनों होते हैं। तो पहले हम लाभ पढ़ेंगे। सबसे पहला लाभ इनका है कि इसके पर परागण के द्वारा जो हमें संतति प्राप्त होती है वो काफ़ी स्वस्थ होती है, अच्छी होती है और उसमें संकर ओज उपस्थित होते हैं। क्योंकि दो अलग अलग तरह के पौधे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उन दोनों के कैरेक्टर उसमें जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ संकर उपस्थित होते हैं। उसके बाद इनमें जो बीज बनते हैं वो जीवन क्षम होते हैं, यानी उनमें जीवन को यानी नए पौधे के बनाने की क्षमता उपस्थित होती है। इसके बाद चूँकि यहाँ पे दो तरह के प्लांट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, तो उन दोनों पे अलग अलग कैरेक्टर हैं जो उस बीज में जाते हैं, जिसकी वजह से नई किस्में या नई प्रजातियों का उत्पादन होता है। जो इस समय जितने भी संकर आए हुए हैं, हाइब्रिड आए हुए हैं सीड, वो सब इसी हेल्प से आए हुए हैं। इसके बाद हानिकारक गुणों को पृथक करता है। इसमें से जब दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर जाते हैं तो उनमें जो हानिकारक गुण हैं वो धीरे धीरे पृथक होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसकी वजह से इनमें रोग प्रतिरोधी पादपों की उत्पत्ति होती है, यानी कि अगर एक पौधे में किसी के प्रति रोग प्रतिरोधक की क्षमता नहीं है किसी रोग के प्रति और दूसरे में है, तो वो अगले बीज में उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे वहाँ से जो नया पौधा बनेगा उसमें उस रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उपस्थित हो जाएगी। उसके बाद कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें स्वबंध्य होता है, यानी सेल्फ स्टेरिलिटी, वो स्व परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट होने नहीं देते हैं, तो उन तरह के पौधों में भी बीज का उत्पादन पर परागण के द्वारा हो सकता है। उसके बाद संतति, यानी इससे जो संतति प्राप्त होगी उसमें जीवन संघर्ष की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि वो दो अलग तरह के प्लांट के कैरेक्टर लेकर के आगे बढ़ रही है, तो उसमें जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो उसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से ये पर परागण के लाभ हैं। अब हम पर परागण की हानियाँ देखेंगे कि हमें क्या हानि होती है। पर परागण से हमें हानि जो है वो पहला है, इसमें माध्यम की बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, तो इन सब की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें परागण बहुत मात्रा में बनते हैं जो अपने गंतव्य तक सभी नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे वो व्यर्थ हो जाते हैं। दूसरा, इसमें हानिकारक प्रभावी गुण, यानी कि दोनों जो पार्टिसिपेट प्लांट्स हैं उसमें अगर कोई ऐसा गुण है हानिकारक और जिसका जीन प्रभावी है, तो वो संतति में प्रकट होने की संभावना बना देता है। और दूसरी बात, ये कभी शुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा संकर प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये पर परागण था। पर परागण से ये जो जंतु परागण क्या है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं। इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा और उनके एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल। इसमें होता है कि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार परागण करवाते हैं, परागण को अपने किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पे पहुंचाते हैं, तो उसको कृत्रिम परागण कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसके लिए भी विधि अपनाई जाती है। यहाँ हम क्या करते हैं
कि सबसे पहले जिस पुष्प का हमें परागण चाहिए उसके इस पुष्प का स्टिग्मा है उसके क्या करते हैं, परागण को काट देते हैं, निकाल देते हैं अपरिपक्व पुष्प से, उसके परागकोश को अलग कर देते हैं, जिसे विपुंसन इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद उसको छिद्रित पॉलीथीन से बांध देते हैं। वो इतने महीन छेद होते हैं जिससे पॉलन वहाँ एंट्री नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जब जायंग परिपक्व हो जाता है तो हम परिपक्व परागकण को उस पर ब्रश के माध्यम से छिड़क देते हैं और फिर उसको वापस से बांध देते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ फल बन जाते हैं जिससे बीज बन जाता है। हम उस बीज को निकाल लेते हैं और जब अनुकूल मौसम आता है तो उसको हम ग्रो करा लेते हैं। उसके बाद उसके लक्षणों का अध्ययन करते हैं कि जो हम चाह रहे थे वो उसमें प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ। इसका बहुत महत्व है। इससे हमें अच्छी नस्ल के पौधे प्राप्त होते हैं और हमारी इच्छा अनुसार उसमें गुण उत्पन्न होते हैं। और दूसरा, इसमें पौधे बहुत ही स्वस्थ होते हैं और अत्यधिक उत्पादन भी होता है और इसमें रोग लगने की संभावना कम होती है। पंतनगर कृषि जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे पर परागण की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि इसी कृत्रिम परागण से ही गेहूं की, मक्का की, आलू की बहुत सारी नई नई जातियों को तैयार किया गया है, जिससे पैदावार बहुत बढ़ी है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ही सुधार भी हुआ है। तो कृत्रिम परागण भी कभी भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया पूछ सकता है कि इमैस्कुलेशन किसको कहते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया वो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।